मिडिल ईस्ट में नया गेम, पुतिन ऑन, ट्रंप गॉन। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर सबसे बड़ा पलटवार किया है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के कमांडर हैरान हैं और सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई है। इस पूरे ऑपरेशन की कहानी आपको आगे बताएंगे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मॉस्को पहुंच गए हैं। क्या पुतिन ने मिडिल ईस्ट का गेम पलट दिया है? क्या रूस नया पावर सेंटर बन रहा है? क्या अमेरिका का खेल मिडिल ईस्ट में खत्म हो गया है? जंग का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट, जहां हर चाल के पीछे एक साजिश छुपी होती है और हर साजिश के पीछे एक सुपर पावर। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल, बीच में अमेरिका और अब इस पूरे खेल में डायरेक्ट एंट्री हो गई है पुतिन की। ईरान के टॉप डिप्लोमेट और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में हैं। कब, कहां और कैसे ये साफ नहीं, लेकिन संकेत साफ हैं। मिडिल ईस्ट में एक नया गठजोड़ बन रहा है। तो क्या ईरान के प्रॉक्सी फाइटर हिजबुल्लाह ने इजराइल का गुरूर चकनाचूर कर दिया है? क्या हिजबुल्लाह को रोकना अब आईडीएफ के लिए नामुमकिन हो गया है? एक दिन पहले ही नेतन्याहू ने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया था। उसके अगले ही दिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ऐसा पलटवार किया जिससे आईडीएफ के सैनिक हक्का बक्का हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने चौंका कर रख दिया। सबसे पहले हिजबुल्लाह के मार्कवा MK4 टैंक पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। इलाके में इजरायली सेना की 77वीं बटालियन ऑपरेट कर रही थी। बताया गया कि हमले के बाद इजराइल का टैंक खराब हो गया। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के साथ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम का चॉपर अभी जमीन पर लैंड भी नहीं कर पाया था कि फिर से हिजबुल्लाह के ड्रोन ने हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल के सैनिकों में तो कोहराम सा मच गया। ड्रोन को हैंडल करने में पूरी टीम इधर उधर भागती दिखाई दी। तो क्या हिजबुल्लाह ने अपने 14 लड़ाकों की मौत का बदला ले लिया? रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में धमाके किए और 14 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया। इजरायली सेना के इस हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। रेजिस्टेंस लगातार और मजबूत हो रहा है। इसे हराया नहीं जा सकता और दुश्मन हमारे जवाब से हैरान हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि वो कभी भी अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। हमें इजराइल की शर्तें मंजूर नहीं है। इजराइल को हमने अपनी ताकत दिखा दी है और ये सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान वार्ता में ईरान के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जाता। उल्टा हिजबुल्लाह ने अपने 5 शर्तें इजराइल के सामने रख दी है। पहली शर्त, समंदर, हवा और जमीन पर इजरायली हमले पूरी तरह बंद हो। दूसरी शर्त, कब्जे वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी हो। तीसरी शर्त, लेबनान के कैदी रिहा हो। चौथी शर्त, माइग्रेंट की वापसी हो। और 5वीं शर्त, लेबनान में फिर से विकास का काम शुरू हो। लेकिन इजराइल तो हिजबुल्लाह को हथियार विहीन करने पर अड़ा हुआ है और सीज फायर के दौरान भी इजराइल की तरफ से पहला हमला लेबनान पर हुआ। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור וכמובן גם באנשי הטרור שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. लेकिन इस जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान बना हुआ है। 40 दिन की जंग लड़ने के बाद ऐसा लग रहा है
कि अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन इजराइल हिजबुल्ला और तेहरान से सीधी जंग लड़ने पर आमादा है। लेकिन ईरान ने एक कदम आगे बढ़ाकर अब नया दांव खेल दिया है। सीधे पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए। तो क्या जंग का अगला कमांड सेंटर मॉस्को से ऑपरेट होगा? مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکریم. रूस जो यूक्रेन युद्ध में उलझा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसकी चालें और तेज हो गई हैं। पुतिन खुलकर नहीं, लेकिन रणनीतिक तरीके से ईरान के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच हथियार, कूटनीति और सबसे बड़ा ऊर्जा के खेल का नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और रूस दोनों पर पश्चिमी प्रतिबंध हैं। दोनों की दुश्मनी अमेरिका से है और अब दोनों की जरूरत एक दूसरे से मिलती दिख रही है। तो क्या ये सिर्फ बातचीत है या फिर एक नया एंटी अमेरिका ब्लॉक तैयार हो रहा है? Очень надеемся на то, что, опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका के साथ चल रही डेडलॉक पर टिकी है। ईरान अब रूस को अपना सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है, जबकि अमेरिका और तेहरान के बीच पाकिस्तान मीडिएशन फेल होने के बाद ईरान रूस की तरफ मुड़ चुका है। इसी बीच पाकिस्तान, जो कि खुद को मध्यस्थ बताता है, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और ही है। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ बैकडोर डील। इतिहास गवाह है, जब जब बातचीत की बात हुई, पाकिस्तान ने मोर्चे के पीछे कुछ नया खेल किया। और इस बार मिडिल ईस्ट की आग में पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध आखिर क्यों रही है? क्या वो सिर्फ संदेशवाहक है या फिर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा है? पाकिस्तान ने पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने की कोशिश की। अराक्ची 2 बार इस्लामाबाद गए, लेकिन अमेरिका ने अपने प्रतिनिधियों का दौरा रद्द कर दिया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका डील के नाम पर धोखा दे रहा है। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत अमेरिका के लिए सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है, जबकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ पुतिन, जो चुपचाप अपना गेम प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप हैं, जो दबाव में हैं। इस बीच ईरान, जो झुकने को तैयार नहीं है, और ऊपर से हॉर्मुज का खतरा। زیاده‌خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که التماس کردن لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم. तो क्या ये सिर्फ कूटनीति है या फिर युद्ध की तैयारी? क्या पुतिन मिडिल ईस्ट में नया किंग मेकर बन रहे हैं? और क्या अमेरिका का खेल अब खत्म होने की तरफ है? मिडिल ईस्ट का ये खेल अब सिर्फ इलाकों का संघर्ष नहीं रहा, ये बन चुका है सुपर पावर बनाम सुपर पावर, जहां हर चाल दुनिया का भविष्य तय कर सकती है। ईरान को सपोर्ट देकर रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसा रहा है, जिससे यूक्रेन में उसका ध्यान बढ़ जाए। दूसरी तरफ ट्रंप का गेम गॉन जैसा लग रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो गई है, हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी है, और मिडिल ईस्ट में अब गोलियां ही नहीं, गठजोड़ भी फायर हो रहा है।